नवंबर 1965 में वियतनाम युद्ध की पहली बड़ी लड़ाई शुरू हुई, जिसने वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों पर इस युद्ध द्वारा छोड़े जाने वाले स्थायी घावों की मिसाल कायम की। सेंट्रल हाईलैंड्स के छू पोंग मासिफ पर्वत क्षेत्र में लड़ी गई इस लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को घने जंगलों, पहाड़ियों और आमतौर पर दुर्गम इलाके में उतारा गया था, जो उनके विरोधियों की दृढ़ता और रणनीति के साथ मिलकर इस लड़ाई को बेहद कठिन बना देता था, क्योंकि हालात उनके खिलाफ पूरी तरह से नजर आ रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर एयर असॉल्ट्स का इस्तेमाल किया, जो वियतनाम युद्ध के साथ इतने प्रसिद्ध हो गए। साथ ही भारी तोपखाने की गोलाबारी भी की। दूसरी ओर थी पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम, जो उन कठिन पहाड़ों और घाटियों से अच्छी तरह वाकिफ थी जिनमें उन्हें लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने नजदीकी लड़ाई का इस्तेमाल किया, जिसमें जमीन पर सैनिक थे, और उनका मकसद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाई गई भारी मारक क्षमता को बेअसर करना था। जो लड़ाई बाद में या ड्रांग की लड़ाई के नाम से जानी गई, वह एक बेहद महत्वपूर्ण संघर्ष थी और संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के सबसे यादगार युद्धों में से एक की खूनी शुरुआत थी। दोनों पक्षों को बड़ा नुकसान हुआ और एक मिसाल कायम हुई उन रणनीतियों के लिए जिन्हें अमेरिकियों और वियतनामी लोगों ने युद्ध के बाकी हिस्से में अपनाया। लेकिन सबसे पहले यह ड्रैंग की लड़ाई हुई ही क्यों, और जब यह हुई तो कैसे घटी? आज हम आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री लाए हैं जो इन सवालों सहित कई जवाब देगी। हम प्रत्येक सेना के प्रमुख व्यक्तियों पर नजर डालेंगे और यह जांचेंगे कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और वियतनाम की पीपुल्स आर्मी दोनों एक दूसरे पर हावी होने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों का उपयोग करती है। आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए, क्योंकि हम आपको यह ड्रांग की लड़ाई के बारे में बताएंगे, जो वियतनाम युद्ध में अमेरिका की पहली बड़ी लड़ाई थी। यह है वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि वियतनाम युद्ध आमतौर पर नवंबर 1955 में शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अमेरिका की बड़ी भागीदारी लगभग एक दशक बाद ही शुरू हुई। इसकी जड़ें पहले इंडो चाइना युद्ध में मिलती हैं, जिसमें वियतनामी सेनाएं एक स्वतंत्र वियतनाम के लिए लड़ रही थीं, जो उस समय फ्रांस की कॉलोनी थी। शुरुआत में 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम में फ्रांसीसी सेना की मदद के लिए शामिल हुआ, जिसमें उसने सहायता और सैन्य सलाह प्रदान की। 1954 में फ्रांसीसी सेना ने वापसी कर ली, जिसके बाद जिनेवा समझौते के तहत वियतनाम दो हिस्सों में बंट गया, कम्युनिस्ट उत्तर और गैर कम्युनिस्ट अमेरिकी समर्थित दक्षिण। 1956 में चुनाव निर्धारित किए गए थे, जिनका उद्देश्य देश को फिर से एकजुट करना था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कम्युनिज्म के फैलने का डर था, ने इन चुनावों को रोकने के लिए कदम उठाया और चुनाव होने से रोक दी। अमेरिकी नेताओं को डोमिनो सिद्धांत में विश्वास था, यानी अगर एक देश जैसे वियतनाम कम्युनिज्म की ओर चला गया, तो दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश भी जल्द ही उसका अनुसरण करेंगे। लगभग 10 वर्षों तक उत्तर और दक्षिण वियतनाम की सेनाओं के बीच लड़ाई अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर जारी रही। जैसे ही दक्षिण वियतनाम में भ्रष्टाचार और अस्थिरता बढ़ने लगी, अमेरिका ने इस अभियान में पीछे की भूमिका निभाई। जल्द ही स्पष्ट हो गया कि अगर वे वियतनाम में कम्युनिज्म रोकना चाहते हैं, जिसमें उन्हें पूरा विश्वास था कि वह जरूर उभरेगा, अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो और अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। महंगे कोरियाई युद्ध के बाद राष्ट्रपति आइजनहावर और केनेडी एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन लिंडन बी जॉनसन, जो 1961 में चुने गए थे, अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार थे। 1965 की गर्मियों में
जॉनसन ने वियतनाम के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों में सैगोन क्षेत्र के उत्तर पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं को तैनात करना शुरू किया। वियत कॉन्ग, जिसे पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम का समर्थन प्राप्त था, ने दक्षिण वियतनामी ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाना शुरू कर दिया था, जहां आने जाने के लिए बहुत कम सड़कें थीं। इससे हाईलैंड्स वियत कॉन्ग के ठिकाने बनाने और उपस्थिति बढ़ाने के लिए आदर्श स्थान बन गया, जिससे दक्षिण वियतनाम को दो हिस्सों में काटा जा सकता था। उन्होंने B3 फ्रंट नामक एक बड़ी ताकत बनाई थी, जिसमें वियत कॉन्ग के 32वें, 33वें और 66वें रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे, जिनका नेतृत्व मेजर जनरल चू हुई मुन कर रहे थे। जनरल ने दक्षिण वियतनामी बलों को कॉन्टुम और प्लेइकू प्रांतों में निशाना बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें प्लेइकू दक्षिण वियतनामी सेकेंड कॉर्प्स के मुख्यालय का स्थान था। चूंकि सेंट्रल हाईलैंड्स भूमि वाहन से इतनी दुर्गम थीं, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने एक नया तरीका आजमाने का फैसला किया। एयर मोबिलिटी रणनीति के तहत हेलीकॉप्टरों की मदद से, जिन्हें हवाई समर्थन, रॉकेट, फायर और तोपखाने की गोलाबारी से मजबूत किया गया था, बटालियन आकार की सेनाओं को उनकी नियोजित युद्ध क्षेत्र में लाया और ले जाया जाता था। जुलाई 1965 तक पहली एयर मोबाइल कैवेलरी डिवीजन या एयर कैवेलरी को दक्षिण वियतनामी शहर अनक में कैंप रेडक्लिफ में तैनात कर दिया गया था। अगले कुछ महीनों के दौरान वियत कॉन्ग बलों पर पूरी तरह से हमले के लिए तैयारियां की जाएंगी और नवंबर तक लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। अमेरिकियों द्वारा वियत कॉन्ग बलों पर हमले की योजना को रोक दिया गया था। मध्य हाईलैंड्स में उनकी मौजूदगी ने B3 फ्रंट का ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने वास्तव में एक छोटे द्वितीयक शिविर US आर्मी स्पेशल फोर्सेस प्लेमी कैंप पर हमला करने की कोशिश की थी। अक्टूबर 1965 में प्लेमी कैंप प्लेकू से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थापित किया गया था, जहां उत्तर वियतनामी बल दक्षिण से कीमती स्थानों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। योजना यह थी कि 30वीं रेजिमेंट कैंप पर हमला करे, जबकि 32वीं रेजिमेंट घात लगाकर बैठे और प्लेकू से अमेरिकियों की मदद के लिए भेजी गई किसी भी राहत को दबोच ले। हालांकि अमेरिकी तैयार थे। वियत कॉन्ग का शुरुआती हमला हवाई समर्थन के साथ जल्दी ही पीछे धकेल दिया गया। वियत कॉन्ग पर इतनी जोरदार चोट की गई कि अमेरिकी सैनिक सुरक्षित शामिल हो सके, और जब 32वीं रेजिमेंट ने अमेरिकियों पर उनके पहुंचने पर हमला किया, तो राहत बल भी उन्हें पीछे हटाने में सक्षम रहे। प्लेमी कैंप पर विफल हमले के बाद अमेरिकियों ने अपना ध्यान एक ऐसी योजना बनाने पर केंद्रित किया जिससे B3 फ्रंट प्लेकू प्रांत में जमीन पर कब्जा न कर सके। जनरल विलियम चाइल्ड्स वेस्टमोरलैंड, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेनाओं की कमान संभाली थी, ने जनरल हैरी किर्कलैंड को एक आक्रामक अभियान की योजना बनाना शुरू करने के लिए नियुक्त किया। किर्कलैंड की पहली ब्रिगेड नैनीबाई ने सेंट्रल हाईलैंड्स के प्लेकू क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति स्थापित करना शुरू कर दिया और उन्होंने वियतनाम पीपुल्स आर्मी के एक सहायता केंद्र पर कब्जा कर लिया। सूचना मिली कि B3 फ्रंट में किसी भी दिन 66वीं रेजिमेंट शामिल हो सकती है। इस इलाके को समझने की शुरुआती कोशिशें जोखिम से खाली नहीं थीं और प्लेकू प्रांत में शुरुआती झड़पों में हताहत होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली ब्रिगेड को तीसरी ब्रिगेड से बदल दिया गया। आगे की खुफिया जानकारी 11 नवंबर तक 3 उत्तर वियतनामी रेजिमेंटों की स्थिति बता देगी। वे चू पोंग मासिफ की तलहटी में तैनात थे, जो दक्षिणी सेंट्रल हाईलैंड्स में एक पर्वत श्रृंखला है। 12 नवंबर 1965 को पहली एयर मोबाइल कैवेलरी डिवीजन को एक बड़े हवाई हमले की तैयारी के आदेश दिए गए। यह द्रांग की लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हैल मूर को या द्रांग घाटी में अमेरिकी सैनिकों को उतारने के लिए लैंडिंग जोन चुनने के लिए चुना गया, ठीक उसी जगह के पास जहां B3 फ्रंट के सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें बताया गया था
कि पहाड़ों पर चढ़ने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसी कारण उन्होंने छोटे पेड़ों से घिरे हुए समतल निचले इलाकों के कुछ खुले स्थान चुने। उन्होंने जो 7 जोन चुने थे उनमें से लैंडिंग जोन एक्सरे सबसे प्रमुख था, जो चूपोंग पर्वत श्रृंखला के पूर्वी तलहटी की ओर स्थित था। योजना यह थी कि सैनिकों को लैंडिंग पॉइंट्स पर लाया जाए, जहां तोपखाने का समर्थन पास के फायर सपोर्ट बेस एफएसबी फाल्कन से दिया गया, जो लैंडिंग जोन से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। एक्सरे को इसलिए चुना गया क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वियतनाम की पीपुल्स आर्मी के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन और भारी मोर्टार नहीं है। जब उन्होंने प्लेमी कैंप पर हमला करने की कोशिश की थी, तब उन्हें नष्ट कर दिया गया था। यहां उतरने का चयन करने से अमेरिकी सैनिकों को वियत कॉन्ग के बहुत करीब पहुंचने का मौका मिलता, बिना पूरी तरह से मार गिराए जाने के जोखिम के। करीब 1000 यूनाइटेड स्टेट्स कैवेलरी सैनिकों के साथ साथ वियतनाम गणराज्य की सेना के 900 सहायक सैनिकों को या ड्रैंग घाटी की लड़ाई में एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिकियों के पास तोपखाना और मोर्टार भी उपलब्ध होंगे। साथ ही विमान और हेलीकॉप्टर सहायता इकाइयों की मदद भी होगी, जो आवश्यकता पड़ने पर फायरिंग कर सकेंगी। 14 नवंबर 1965 को पहली एयर मोबाइल कैवेलरी डिवीजन ने एक-एक करके कैवेलरी यूनिट्स को एयरलिफ्ट करना शुरू किया। उन्हें उतारते हुए लैंडिंग जोन एक्सरे पर लगभग हर 30 मिनट में मूर ने लैंडिंग जोन एक्सरे के बीच में एक कमांड सेंटर संभाला। दूसरी ओर B3 फ्रंट की ताकत लगभग 2500 मानी जाती है, जिनकी जमीनी सेनाएं नजदीकी लड़ाई में बेहद माहिर थीं। अब सवाल यह था कि यह लड़ाई कैसे चलेगी। चौदह नवंबर 1965 को सुबह 11 बजे से लगभग 10 मिनट पहले पहली बटालियन 7वीं कैवेलरी के सैनिकों को लैंडिंग जोन एक्स-रे में उतारा गया था। सेंट्रल हाईलैंड्स के आसपास वियतकॉन की स्थिति पर रॉकेट और तोपों की भारी बमबारी की गई, जो 2 तरीकों से फायदेमंद साबित हुई। पहली बात, सैनिक बिना दुश्मन की गोलीबारी के खतरे के सुरक्षित रूप से उतर सके, और दूसरी बात, एक B3 फील्ड फ्रंट जो गुप्त रूप से हमला करने के लिए निकला था। प्लेमी कैंप को एक बार फिर से अपनी योजना टालनी पड़ी और उन्होंने लैंडिंग जोन के पास ही अमेरिकियों से लड़ने का फैसला किया। इसके बजाय कैप्टन जॉन हेरॉन की B कंपनी और मूर की पहली बटालियन एक्स-रे पर उतरी और जोन के केंद्र के पास ही रुकने का फैसला किया, जबकि छोटी छोटी टुकड़ियों को दुश्मन की धमकियों की तलाश में आसपास के इलाकों में भेजा गया। अंततः B कंपनी को पश्चिम की ओर बढ़ने का आदेश मिला, जहां वे वियतनाम की पीपुल्स आर्मी के एक भगोड़े को पकड़ने में सफल रहे। उस भगोड़े ने छू पोंग मासिफ के पास तैनात 3 रेजिमेंटों के बारे में खुलकर जानकारी दी, जिसमें सैनिकों की संख्या और उनके हथियारों का विवरण भी शामिल था। जब यह सब हो रहा था, उसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली बटालियन की अतिरिक्त टुकड़ियां लैंडिंग जोन एक्स-रे पर पहुंच गईं, जिनमें B कंपनी के बाकी सदस्य और A कंपनी की 2 पलटनें भी शामिल थीं। A कंपनी ने फिर से एकत्र होकर खुद को B कंपनी के अधिकांश हिस्से के बाईं ओर तैनात कर लिया। लैंडिंग जोन एक्स-रे से होकर गुजरने वाली नाले की तलहटी के साथ साथ वे दुश्मनों को रोकने के लिए तैयार थे, जो अब संभवतः उनकी ओर बढ़ रहे थे। युद्ध की पहली गोलियां दोपहर 12-15 बजे के आसपास चलीं और ये पास के जंगल से आईं, जहां B कंपनी की 3 पलटनें गश्त कर रही थीं। वियत कॉन्ग ने इन सैनिकों को रोक लिया था और उन्हें लगातार हताहतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वे जंगल में फंस गए थे, जो लैंडिंग जोन एक्स-रे के केंद्र से काफी दूर था। लेफ्टिनेंट हेनरी हेरिक, जो 2nd प्लाटून के प्रभारी थे और अपनी स्थिति को बनाए रखने की बेतहाशा कोशिश कर रहे थे, ने रेडियो पर लैंडिंग जोन पर मौजूद लोगों को बताया कि वहां क्या हो रहा था। वे अपनी दाईं ओर से फ्लैंक से फायर झेल रहे थे, लेकिन फिर भी वे उन वियतनामी कॉन्ग का पीछा करने और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हेरिक की प्लाटून जल्दी ही लगभग 50 मीटर के दायरे में फैल गई और बाकी 2 प्लाटूनों से अलग हो गई।
जब हैरिक ने एक बार फिर रेडियो पर पूछा कि क्या उसे उस क्लियरिंग में घुसना चाहिए या वियतनामी कॉन्ग से भरी क्लियरिंग को घेर कर निकलना चाहिए, एक गोलीबारी शुरू हो गई। उसके आदमियों को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। गोलीबारी ने प्लाटून के आसपास के अतिरिक्त वियतनामी कॉन को सतर्क कर दिया, जो उनके चारों ओर घेराबंदी करने लगे और लैंडिंग जोन के पास स्थित एक बटालियन के आदमियों से फिर से मिलने की कोशिश करने लगे। हैरिक अपने आदमियों को क्लियरिंग के बीच में एक रक्षात्मक टीले पर ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लाटून के 5 आदमी, जिनमें खुद हैरिक भी शामिल थे, सिर्फ 25 मिनट में अपनी जान गंवा देंगे। हैरिक ने अपने कप्तान को रेडियो पर सूचना दी कि उन्हें गोली लग गई है। हैरिक की मौत के बाद जिस जगह वे गिरे थे, वहां तोपों की गोलाबारी करवाई गई। उनकी कमान सार्जेंट एर्नी सैवेज को सौंप दी गई, जिन्होंने तोपों की गोलाबारी पहुंचने तक उनका रेडियो उठा लिया था। और 3 और लोग मारे गए थे और 13 घायल हो गए थे। हालांकि सैवेज के नेतृत्व में प्लाटून पूरी लड़ाई के दौरान टीले पर अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम रही। वियत कॉन्ग की लहर दर लहर हमला करती रही, लेकिन जो सैनिक मैदान में रुके हुए थे, उनमें से कुछ तो बिना बंदूक के भी डटे रहे। हालांकि हैरिक द्वारा बनाई गई रक्षात्मक स्थिति बाकी बचे सैनिकों के लिए काफी साबित हुई और वे अंततः भयानक तबाही और मौत के मंजर के बीच लड़ाई के अंत में सुरक्षित लौटने में सफल रहे। लैंडिंग जोन पर वापस ए और बी कंपनी के बचे हुए सैनिकों ने एक घेरा बनाने की कोशिश की। इससे दोपहर 1:30 बजे वियतनामी कॉन के लिए घेरा तोड़ना मुश्किल हो जाता। उनके साथ सी कंपनी के सैनिक भी शामिल हो गए, जो कप्तान बॉब एडवर्ड्स के नेतृत्व में काम कर रहे थे। उन्होंने खुद को लैंडिंग जोन के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में तैनात किया और पहाड़ों की ओर मुंह करके खड़े हो गए। सी कंपनी का पहला कदम था पहाड़ के सामने हवाई हमले बुलाना, ताकि जो लोग परिधि बना रहे थे उन्हें मदद मिल सके। लगभग उसी समय जब सी कंपनी वहां पहुंची थी, 3 प्लाटूनों में से एक, जो जंगल में गश्त कर रही थी और हैरिक की तीसरी प्लाटून से अलग हो गई थी, लेफ्टिनेंट बॉब टाफ्ट के नेतृत्व में, और दुश्मनों से टकरा गई। सटीक कहें तो 150 वियतनाम पीपुल्स आर्मी के सैनिक, वे नाले के साथ साथ लैंडिंग जोन की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनकी तीसरी प्लाटून से आमना सामना हो गया। अमेरिकी सैनिकों को आगे बढ़कर हमला करने का आदेश दिया गया, जो उनके लिए बेहद महंगा साबित हुआ। आगे की पंक्ति को जल्दी ही काट दिया गया और लेफ्टिनेंट टैफ्ट के शहीद होने के बाद उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमांड सार्जेंट लोरेंजो नाथन को सौंपा गया, जिन्होंने वियतनामी कॉन को नाले के रास्ते लैंडिंग जोन की ओर बढ़ने से रोकने में कामयाबी हासिल की। एक कंपनी की दूसरी पलटन लेफ्टिनेंट वॉल्टर मॉम के नेतृत्व में ने दुश्मन को घेर लिया जब वे नाथन के आदमियों से लड़ रहे थे। मॉम और उनके सैनिक लगभग 80 उत्तर वियतनामी लड़ाकों को मार गिराने में सफल रहे, जो बाद में बिखर गए, जिससे अमेरिकियों को शुरुआती झड़प में मारे गए अपने साथियों को वापस लाने का मौका मिला। ये शुरुआती लड़ाइयां जितनी भी खूनी थीं, उन्होंने वियत कॉन्ग को ए कंपनी और अंततः डी कंपनी पर बड़े हमले करने से नहीं रोका। जब वे पहुंचे, तब वियतनाम की पीपुल्स आर्मी ने लैंडिंग जोन में घुसपैठ शुरू कर दी थी, और जैसे ही आखिरी हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचे, भारी गोलीबारी हो रही थी। जैसे ही 175 से 200 के बीच वियत कॉन्ग ने घेरे पर हमला किया, सी कंपनी ने भारी हथियारों की सहायता मांगी, जिसने दुश्मन की बड़ी संख्या को नष्ट कर दिया। कई वियत कॉन्ग जब घेरे के चारों ओर बने बंकरों से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो वे तोपों की गोलाबारी की लाइन में सीधे दौड़ पड़े और झलकर मर गए। सिर्फ आधे घंटे में वियत कॉन्ग ने एक बार फिर से भाग दौड़ की और पहाड़ पर इकट्ठा हो गए। जब सी कंपनी ने लैंडिंग जोन पर दुश्मन से मुकाबला किया, तब ए और डी कंपनियां अपनी अपनी समस्याओं का सामना कर रही थीं। नाले के किनारे से दूसरी बार हमला किया गया था और वियत कॉन्ग परिधि में घुसकर उन्हें सी कंपनी से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत करीब से। जैसे ही उत्तर वियतनामी सैनिक अंदर घुसने लगे, अमेरिकियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। मशीन गन संभाल रहे डरे हुए सैनिकों ने
दुश्मनों की लहर दर लहर का मुकाबला किया और लगातार बढ़ती हताहतों का सामना किया। दोपहर 3:20 बजे तक 1वीं बटालियन के आखिरी सैनिक भी पहुंच चुके थे, ए, बी, सी, और अब डी कंपनी अपने सभी हथियारों और जवानों के साथ पूरी तरह से तैनात हो चुकी थी। परिधि को मजबूत किया गया और मोर्टार फायर ए और डी कंपनियों पर हमले पर केंद्रित किया गया। जैसे ही वियत कॉन्ग उस इलाके से पीछे हटे, ध्यान भी कंपनी की दूसरी पलटन को बचाने के लिए एक और प्रयास करने पर केंद्रित हो गया, जो रक्षा पंक्ति पर फंसी हुई थी। खुले मैदान में टीले पर भारी दुश्मन की गोलीबारी का सामना करते हुए सैनिकों के बीच उन्हें टीले पर रोककर रखने वाली एक मजबूत मशीन गन थी, जो एक ऊंची दीमक की पहाड़ी पर तैनात थी और वह उन्हें भागने से रोक रही थी। लेफ्टिनेंट मोम एक कंपनी के ने एंटी टैंक फायर और कुछ ग्रेनेड के साथ उस गनर को मार गिराया। उन्होंने अपनी राइफल से बाकी बचे वियतनामी कॉन को खुद मार गिराया और उनकी गर्दन और जबड़े में चोट लग गई थी। इस दौरान मोम और उनके आदमियों ने लगभग खोई हुई पलटन को बचा ही लिया था, लेकिन वे उन तक पहुंचने से पहले ही घिर गए। जब जंगल से और सैनिक आने लगे, तब तक अंधेरा होने लगा था और लड़ाई करना लगभग नामुमकिन हो गया था। दिन भर वियत कॉन्ग ने जैसी उग्रता दिखाई थी, उसे देखते हुए अमेरिकियों ने पूरी रात अपनी स्थिति बनाए रखी और पूरी तरह सतर्क रहे। शाम भर उन्हें दुश्मन की तरफ से टोह लेने की कोशिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जगह का पता वियतनाम की बड़ी पीपुल्स आर्मी को न चले, जो पहाड़ियों में इकट्ठा हो रही थी, इसलिए उन्होंने गोलीबारी नहीं की। यह वाकई एक बेहद क्रूर लड़ाई का दिन था, लेकिन अब वह समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही सुबह होने लगी, मूर ने आसपास के जंगलों और पहाड़ियों में किसी भी आसन्न वियत कॉन्ग खतरे की तलाश के लिए टोही गश्त भेजने का अनुरोध किया। सी कंपनी के स्काउट्स अपने परिधि से सिर्फ 150 गज ही बाहर निकले थे कि उनका सामना दुश्मन सैनिकों से हो गया और वहां गोलीबारी शुरू हो गई। 200 वियतनाम पीपुल्स आर्मी के सैनिक पेड़ों से निकलकर परिधि की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने सी कंपनी की पहली और दूसरी पलटन पर अपनी गोलीबारी केंद्रित कर दी, जिससे दोनों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद लेफ्टिनेंट विलियम फ्रैंकलिन के नेतृत्व वाली तीसरी पलटन पर हमला हुआ और उनके कई जवान इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वियत कॉन्ग उन्हें कई दिशाओं से घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी बलों ने डटे रहकर सैकड़ों उत्तर वियतनामी हमलावरों को मार गिराया जब वे परिधि को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई सी कंपनी की दक्षिणी लाइन पर खास तौर पर बहुत तीव्र हो गई थी जब यह अपने चरम पर पहुंच गई। मूर ने लेफ्टिनेंट चार्ली डब्ल्यू हेस्टिंग्स को ब्रोकन एरो कोड वाक्यांश प्रसारित करने का आदेश दिया। इससे दक्षिण वियतनाम में उपलब्ध किसी भी सहायता को यह संदेश जाता कि एक अमेरिकी लड़ाकू यूनिट दुश्मन द्वारा पूरी तरह घेर लिए जाने के गंभीर खतरे में है। जैसे ही उन्होंने सहायता के लिए बुलाया, सी कंपनी की लाइनें टूट गईं और कई अमेरिकी मारे गए थे। वियतनाम की पीपुल्स आर्मी के सैनिक धीरे धीरे उनके शवों के बीच से गुजरते हुए, जो घायल होकर भी जिंदा थे, उन्हें मार रहे थे और उनकी लाशों से हथियार उठा रहे थे। जल्द ही हवाई फायर सपोर्ट आ गया, लेकिन मूर का कमांड पोस्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से प्रभावित हो गया। जैसे ही 2 F-100 सुपर सेबर जेट फाइटर ने अमेरिकी पोजीशनों के बेहद करीब नेपाम बम गिराए, हेस्टिंग्स ने रेडियो पर आदेश दिया कि वे अपना रास्ता बदलें और उन्होंने ऐसा किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कई अमेरिकी सैनिक नेपाम से घायल या मारे जा चुके थे और एक भयानक दृश्य सामने आया जब सैनिकों को सहायता केंद्रों तक घसीटा गया, जबकि वे वियत कॉन्ग की गोलीबारी झेल रहे थे। लड़ाई की तीव्रता के कारण मूर ने अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया, जो 2 एनडी बटालियन 5th कैवेलरी के रूप में आए, जिन्होंने पहले लैंडिंग जोन विक्टर पर लैंड किया था। लैंडिंग जोन एक्सरे से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन वहां वियत कॉन्ग की मौजूदगी काफी कम थी। जैसे ही अतिरिक्त सैनिक पहुंचे, वियत कॉन्ग वहां से पीछे हटने लगे, लेकिन उन्होंने लैंडिंग जोन एक्सरे पर तैनात
अमेरिकी सैनिकों पर छोटी छोटी झड़पें और परेशान करने वाली फायरिंग जारी रखी। मौके पर पहुंचने पर दूसरी बटालियन यह देखकर चौंक गई कि वहां कितनी ज्यादा मौतें हुई थीं। अमेरिकी और वियतनामी सैनिकों की लाशें पूरे इलाके में बिखरी हुई थीं। कुछ गोलियों से छलनी थीं या कुछ मरते वक्त ही आपस में लड़ाई में उलझी हुई थीं। जल्द ही लैंडिंग जोन एक्सरे से पहली बटालियन 7वीं कैवेलरी को वापस बुलाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। दूसरी बटालियन 7वीं कैवेलरी और दूसरी बटालियन 5वीं कैवेलरी सैद्धांतिक रूप से वहीं से लड़ाई जारी रखने में सक्षम होंगी जहां उन्होंने छोड़ा था। उन्हें अगले दिन वापस बुला लिया गया, इससे पहले कि मूर की पहली बटालियन को युद्ध क्षेत्र से वापस बुलाया जाता। हालांकि उसने क्लियरिंग में टीले से बी कंपनी की दूसरी पलटन को बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास शुरू किया। दोनों बटालियनों के सैनिक बी कंपनी के स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें कोई नहीं मिला। वियत कॉन्ग 9 लोग मारे गए थे और 13 अन्य घायल हो गए थे। जो लोग बच गए थे उन्हें लैंडिंग जोन एक्सरे पर वापस ले जाया गया ताकि उन्हें थोड़ी सी स्नाइपर फायर के बीच निकाला जा सके। शाम तक उन लोगों को टीले से निकाल लिया गया था और वियतनाम की पीपुल्स आर्मी की पोजीशनों पर किए गए कई कारपेट बॉम्बिंग के बाद अमेरिकियों ने एक बार फिर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। जैसे ही रात होने लगी उन्होंने अपनी परिधि को और मजबूत किया। पंद्रह नवंबर की रात भर वियतकॉन्ग ने एक बार फिर एक्सरे पर हमला किया। सुबह होने से पहले एक बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन इसे दूसरा बटालियन 7वां कैवलरी की बी कंपनी ने दबा दिया। कुछ ही मिनटों में लेफ्टिनेंट बी लुंड की तोपखाने की गोलाबारी को इस मुठभेड़ की सफलता में एक बड़ा कारण माना जाता है। उनके बिना अमेरिकियों को रात में कम दृश्यता और दुश्मन के पक्ष में अचानक हमले के कारण शायद पूरी तरह से हरा दिया जाता। लड़ाई सुबह के शुरुआती घंटों तक जारी रही, जो मुख्य रूप से बी कंपनी पर केंद्रित थी, लेकिन हवाई हमलों और राइफल फायर ने दुश्मन को दबाए रखा। इस दूसरी झड़प में एक भी अमेरिकी मारा नहीं गया। पहली बटालियन 7वीं कैवेलरी ने लगभग सुबह 10:30 बजे अपनी स्थिति से पीछे हट गई। 16 नवंबर की सुबह इस स्थान पर लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन लैंडिंग जोन अल्बानी में एक और लड़ाई 17 नवंबर को जल्द ही शुरू होने वाली थी। 2 शेष बटालियन लैंडिंग जोन एक्सरे से नए लैंडिंग जोन की ओर मार्च करती है। 5वीं कैवेलरी उत्तर पूर्व में लैंडिंग जोन कोलंबस की ओर गई, जबकि 7वीं कैवेलरी उत्तर में आगे लैंडिंग जोन अल्बानी की ओर मार्च करती है। अमेरिकियों का लक्ष्य चुपोंगम मासिफ की ढलानों पर बमबारी करना था, जहां वियतनाम की पीपुल्स आर्मी के शेष सैनिक तैनात थे। इसलिए सैनिकों को नए क्षेत्रों में भेजना उन्हें साथियों की फायरिंग से बचा सकता था। सुबह के मध्य तक वे निकल चुके थे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। लैंडिंग जोन अल्बानी के पास एक टोही मिशन ने जमीन पर पैरों के निशान, बांस के तीर और चावल के दाने पाए थे। 5वीं कैवेलरी की एक कंपनी ने घास की झोपड़ियां खोजी और उन्हें जलाने का आदेश मिला। यहां स्पष्ट रूप से अमेरिकी जितना मानते थे उससे कहीं अधिक वियतनामी कॉन की मौजूदगी थी, और अचानक वे बेहद हाई अलर्ट पर आ गए। आखिरकार उन्होंने वियतनामी कॉन की एक छोटी टोही टीम को काबू में करने के बाद एक खुली जगह पर रुककर आराम किया। जब वे अपने बंदियों से पूछताछ कर रहे थे तो उनके पीछे ऊंची घास के अंदर से और भी वियतनामी आवाजें सुनाई देने लगीं। 5वीं कैवेलरी की एक कंपनी के लेफ्टिनेंट पैट पेन ने अपनी पलटन को वियतनाम की पीपुल्स आर्मी की 30वीं रेजिमेंट के मुख्यालय से महज 200 गज से भी कम दूरी तक ले गए थे। अब सैकड़ों वियतनामी कॉन्ग उनकी स्थिति पर घेराबंदी कर रहे थे। वे घात में फंस गए थे। वियतनाम की पीपुल्स आर्मी की 33वीं और 66वीं रेजिमेंट के सैनिक दोपहर करीब 1:15 बजे ऊंची घास से बाहर निकल आए। आगे होने वाली लड़ाई भयानक 16 घंटे तक चली, क्योंकि वियत कॉन्ग ने अपनी स्थिति के पूर्वी हिस्से में फैलाव कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके वियतनामी सेना के सैनिक मुख्य समूह से अलग होते गए
और अमेरिकियों को हाथों हाथ की लड़ाई में पछाड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ अमेरिकी सैनिक ऊंची दीमक की टीलियों के बीच पेड़ों के एक झुरमुट में शरण लेने में कामयाब रहे, जहां से वे नीचे सैनिकों को मोर्टार और तोप से फायर सपोर्ट दे सकते थे। इस बीच जो अमेरिकी सैनिक पहले ही लैंडिंग जोन अल्बानी पहुंच चुके थे, उन्होंने दबाव बनाने के लिए स्नाइपर फायर देना शुरू कर दिया, खासकर उन लोगों पर जो ऊंची घास से बाहर निकलकर लैंडिंग जोन के बाहरी हिस्से में घूम रहे थे। इस बीच वियतनामी कॉन्ग, जो घास के अंदर अपनी स्थिति बनाए हुए थे, छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों को खोज रहे थे और उन्हें एक एक करके मार रहे थे। जैसे जैसे और सैनिकों को युद्ध में लाया गया, घातक प्लाटून के जीवित रहने की संभावना बढ़ गई, लेकिन मरने वालों की संख्या विनाशकारी थी हर जगह। ए और सी कंपनियों ने युद्ध में शामिल होने के पहले कुछ ही मिनटों में 70 जवान खो दिए थे। अमेरिकी उम्मीद यूएसएएफ A-21 स्काईरेडर्स द्वारा गिराए गए नेपाम बमों के रूप में आई, लेकिन युद्ध के कोहरे और नजदीकी लड़ाई के कारण पैदा हुई अनिश्चितता की वजह से इन बमों ने शायद वियतनामी कॉन्ग सैनिकों के साथ साथ अमेरिकी सैनिकों को भी मार डाला होगा। बम गिराए जाने के समय के आसपास दोनों पक्षों में मारे जाने वाले एकमात्र उच्च पदस्थ अधिकारी पीपुल्स आर्मी ऑफ वियतनाम के लिए शुआन फॉय मारे गए थे। उस दोपहर बाद जब पहली बटालियन की कैवेलरी के जवान दूसरी बटालियन की मदद के लिए पहुंचे, तो लैंडिंग जोन अल्बानी स्थल से घायलों को निकालना शुरू किया गया। पर्याप्त हवाई समर्थन मिलने के बाद जमीन पर बचे सैनिकों को शेष वियतनामी कॉन्ग के खिलाफ आगे बढ़ने का मौका मिला। दोपहर के बाद तक दूसरी बटालियन की 7वीं कैवेलरी की कैप्टन मायरोन डिड्यूरिक की बी कंपनी से अतिरिक्त सैनिकों को बुला लिया गया था। सैनिकों को सीधे ऊंची घास में उतारा गया और वे वहां छिपे वियतनामी कॉन्ग को मार गिराने में सक्षम रहे, जबकि हेलीकॉप्टरों ने जमीन पर जबरदस्त फायरिंग की। यह वियतनामी कॉन्ग की सेना को भगाने के लिए काफी था और अमेरिकी सैनिक एक बार फिर रात के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहे। यह द्रांग की लड़ाई 18 नवंबर को समाप्त हुई, जब बचे हुए वियतनामी कॉन्ग आसपास की पहाड़ियों और जंगलों में भाग गए। अमेरिकी सैनिकों ने अपने मृतकों को इकट्ठा करने और शवों की पहचान करने में पूरे 2 दिन लगा दिए। लाशें पूरे युद्ध क्षेत्र में बिखरी हुई थीं, जिससे जंगल में एक लंबे खूनी सड़क हादसे जैसा बताया गया था। लैंडिंग जोन अल्बानी पर घात लगाकर किए गए हमले में 155 सैनिक मारे गए या लापता हो गए और इसके बाद अमेरिकी सैनिक पास के लैंडिंग जोन क्रक्स के लिए रवाना हो गए। ऐसा माना जाता है कि लैंडिंग जोन एक्स-रे और लैंडिंग जोन अल्बानी पर घात लगाकर किए गए हमले में कुल मिलाकर लगभग 237 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा 258 सैनिक घायल हुए और 4 लापता हुए। वहीं अमेरिकियों की सहायता कर रही दक्षिण वियतनामी सेनाओं के 132 सैनिक मारे जाने का अनुमान है। 248 घायल हुए और 18 लापता हुए।